नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और लॉ ऑफ एविडेंस के इस चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। ये चौथा पार्ट है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे थंबनेल में भी, ये चौथा पार्ट है। और एविडेंस के इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं और इस तरीके से मैं पूरे एविडेंस को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट के एमसीक्यू पूरा करा डालूंगा कि एक भी ऐसा सेक्शन, एक भी ऐसा इलस्ट्रेशन न बचे जिस पर आपको एमसीक्यू न मिल जाए। और ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में आए हुए, तो आपके लिए ये बेहतरीन साबित होने वाला है। बस ये है कि सारे पार्ट आप डिस्कस करें, ऐसा ना हो कि कोई एक पार्ट करें और बाकी पार्ट छोड़ दें, तो इससे आपको बहुत फायदा तो नहीं हो पाएगा। तो सारे हिस्से पार्ट खोज के कर लीजिए। फिर उसके बाद अभी मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। थोड़ा सा आप एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं। राज वर्मा, प्रशांत, शिव चौबे, भीम, सोनम, ठीक है। अच्छा चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग जल्दी से। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, आज का सेशन बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि आज संडे भी है, तो आप लोगों को शाम को थोड़ा सा ज़्यादा समय भी मिलना चाहिए घूमने फिरने के लिए। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। और यहाँ पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये है कि जुडिशियरी की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, लॉ से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ में आपको यहाँ पर हर स्टेट के एपीओ को, पीसीएसजे को, जुडिशियरी को, प्री को, मेंस को टारगेट करके बैच चलाया जाता है और लॉ के एक्सपर्ट यहाँ आपको गाइड करते हैं। इसी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, बहुत नज़दीक हैं, प्री है, मेंस है, उस सब के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सेकेंड, प्रशांत सिंह सर, व्हाट्सएप मैसेज किया हूँ, सीन नहीं किया आप। हाँ बेटा, नहीं देख पाए होंगे, समय नहीं मिल पाया होगा। शाम को फ्री होंगे तो हम देख लेंगे आपका मैसेज। सैफ अली नमस्ते। चलिए देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है आपका 482 नंबर का, जो ये कहता है कि अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द कोर्ट में परमिट सच क्वेश्चन विच इट रिगार्ड्स indecent or scandalous if। बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, बस आप लोगों को संडे को परेशान कर रहे हैं। दे रिलेट्स टू फैक्ट इन इशू, दे रिलेट टू द कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड डज नॉट ऑब्जेक्ट, प्रोसिक्यूटर डिमांड्स इट। क्या कहता है ये? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? का सही है, अगर वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है तो वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड सोनम, वेरी गुड राज। अच्छा भीम बाबू, चलिए, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द स्टेटमेंट ऑफ होस्टाइल विटनेस इज इररिलेवेंट, कैन बी एक्टेड अपॉन, कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, हैज नो एविडेंशियल वैल्यू। क्या सही होना चाहिए? आपका ऑप्शन हो जाएगा कैन बी एक्टेड अपॉन। मतलब ये है ना कि जो होस्टाइल विटनेस है, पहले तो होस्टाइल विटनेस के संबंध में प्रोविजन कहाँ है? 154 में है, पक्षद्रोही साक्षी इसको कहते हैं। होस्टाइल विटनेस को डिफाइन 154 में नहीं किया गया है। अब ये कहता है कि अगर कोई विटनेस एविडेंस देने के बाद अपनी बात से पलट जाए तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी? रहेगी ना। गुरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गुरा सिंह वर्सेस
स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कहा गया था कि सिर्फ उसकी अपनी बात से पलट जाने से उसकी जीरो वैल्यू नहीं हो जाएगी। राज वर्मा, ठीक है। थैंक यू अजय बाबू। हाँ, सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट the evidence of hostile witness cannot be into consideration for any purpose. It cannot be relied on by the prosecution. It can be relied only the defense. It can be relied on by the prosecution as well as the defense. क्या है ये? तो सही बात है, ये प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को, इसकी कही गई बात दोनों के लिए रिलेवेंट हो सकती है, दोनों कुछ न कुछ अपने पक्ष में साबित कर सकते हैं। बेटा बनारस में बारिश का पता नहीं, हालत खराब है गर्मी से लोगों की। द टेस्टिमनी ऑफ होस्टाइल विटनेस इज टू बी रिजेक्टेड और राइटली, पार्शियली रिजेक्टेड, पार्शियली एक्सेप्टेड, कंसिडर्ड विद द कॉशन एंड टू बी कोरोबोरेटेड। देखिए है होस्टाइल विटनेस पर ही सारे क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन अलग अलग। considered with caution to be corroborated, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ये अगला क्वेश्चन भी होस्टाइल विटनेस से ही। होस्टाइल विटनेस मीन्स एन अनफेवरेबल विटनेस, ए विटनेस हु इज डिजरस ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, ए विटनेस हु इज नॉट डिजरस of telling the truth, and overpowered witness। इसका क्या मतलब है? क्या बच्चों, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एन अनफेवरेबल विटनेस। नेक्स्ट, which one of the following is a fact? Hari said, Mohan saw, Ram told a lie, all of these। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। हरि ने देखा, हरि ने कहा, मोहन ने देखा और राम झूठ बोल रहा, ये सब के सब हैं। अगला प्रश्न है आपका कि there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact, opinion, document, motive। सही है ना, ये है इज ए फैक्ट, सारे के सारे। अरे एक अमुक पदार्थ जो है वो अमुक क्रम में व्यवस्थित है, ये छोड़ दीजिए, ये पढ़ लीजिए। कोर्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी पुट टू एनी विटनेस, एनी पार्टी, both A and B, neither A nor B। क्या सही है? का सही है ऑप्शन ए और बी दोनों, किसी भी विटनेस से, किसी भी पार्टी के किसी भी विटनेस से वो सवाल पूछ सकता है। पता है ना 165 में क्या है? 165 इंडियन एविडेंस का जो है कोर्ट की इनहेरेंट पावर, मतलब किसी भी विटनेस से कोई भी प्रश्न, किसी भी समय, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज पेश करने के लिए कह सकता है और इस आधार पर कोई चैलेंज नहीं हो सकता। इनहेरेंट पावर है 165 में, लेकिन हाँ उस पर रेस्ट्रिक्शन भी है कि निर्णय तो उसे रिलेवेंट फैक्ट पर ही देना होगा।
प्रिविलेज कम्युनिकेशन को बताने के लिए वो कंपेल नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी उसमें है कि जो बिना ग्राउंड के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल भी वो नहीं पूछ सकता। 149। ये आपका अगला प्रश्न है। Where a weapon of deadly weapon is a deadly weapon is a question of law की fact की opinion of expert witness की opinion of a judge। कोई हथियार खतरनाक है कि नहीं है, ये क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तथ्य का प्रश्न है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट? मेंटल कंडीशन, रिलेशन ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, नन ऑफ दीज। इसमें से फैक्ट नहीं है। नन ऑफ एबव। सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट? सोनम सा ए काऊ। सोनम, आप ही के बारे में क्वेश्चन आ गया। देखो, मोहन सेड सोहन टू गो, शीतल हैज ए हाई रेपुटेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट हैं। और ये इसमें से ये और ये दोनों फिजिकल फैक्ट आते हैं, फिजिकल हैं, और ये जो है वो मेंटल फैक्ट है, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। ऐसे ही ना कि कोई भी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। सोहन भी हैं। A reputation of a person is fact, subject, opinion, evidence। ये क्या है? ये फैक्ट है। अब ऐसा नहीं कि ये ओपिनियन नहीं हो सकती। किसी पर्सन की रेपुटेशन क्या है, ये ओपिनियन भी हो सकती है। भाई मेरी ओपिनियन है कि सोहन की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं कि शिव की भी ओपिनियन ऐसी हो, तो ये ओपिनियन भी हो सकता है। लेकिन देखिए, आप जानते हैं ना, ओपिनियन यहां पूछने का उसका इरादा ही नहीं, यहां उसका इरादा है फैक्ट पूछने, तो फैक्ट बताएंगे। A witness described in detail the article decorated in the room while giving statement before the court. This is a fact, document, opinion, cause। क्या सही है? ये भी फैक्ट ही है, क्योंकि फैक्ट वाला चल रहा है तो वही होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? मीनू भी आ गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। A is tried for the murder of B by beating with a club with the intention of causing his death. At A's trial, which one of the following is not a fact in issue? A is beating B with the club, A's conversation with C, A's causing B's death with club, A's intention to cause B's death। इसमें से कौन सा फैक्ट इन इश्यू नहीं हो सकता? A's conversation with C, ये फैक्ट इन इश्यू नहीं। वेरी गुड। अगला प्रश्न, एन inscription on a metal plate or stone is a fact, document, is an opinion, is a motive। क्या है? मेटल प्लेट पर जो नाम छपे रहते हैं कभी कभी,
है ना। किसी का रूही नाम छपा रहता है, तो किसी का कोमल रहेगा, शिव रहेगा, अजय रहेगा, राज रहेगा। तो ये क्या होता है, इज ए डॉक्यूमेंट। अंकों, अक्षरों, किसी भी चीज। A is accused of a child's murder. The following facts are constructed in the case. An hour before the murder, A went to the place of murder with the child. A alone returned the home. Collar of A's shirt found to be blood stained. इसमें से क्या क्या चीजें विचार में ली जा सकती। द कोर्ट the evidence which take into account of above mentioned fact is called direct evidence, circumstantial evidence, real evidence, secondary evidence। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अच्छा, एक कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि साक्षी झूठ बोल सकता है परंतु परिस्थितियां नहीं। विटनेस मे लाई बट सर्कमस्टांसेस कैन नॉट। ये किसका स्टेटमेंट है? अब आप बताइएगा कमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट? सोहन सा ए काउ, मोहन सेड सोहन टू गो, शीतल हैज हाई रेपुटेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, सभी है फैक्ट सारे के सारे। रेपुट एक सेकेंड ये तो हो गया है ना। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, बड़ा सा भी है आप लोगों के लायक। ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बाय टेकिंग पार्ट in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken open. A is not present at all of them, yet the occurrence of these facts is relevant because they constitute a motive for relevant fact. They constitute preparation for relevant fact. They are effect of relevant fact. They form part of same transaction. ये सिंगल नहीं होगा, हाँ वही सिंगल चाहे सेम सही। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा? ये है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक ही समव्यवहार का भाग होने की वजह से रिलेवेंट है। ये सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन था, ठीक है। खुशबू बेटा, हिंदी में तो मैंने हजारों प्रश्न करा चुके हैं। आप चैनल पर जाइए राय जुडिशियल क्लासेस के, आपको सारे सब्जेक्ट के 500-500, 400-400, 600-600 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूरे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। उसमें मैंने करा रखा है। अब ये इंग्लिश में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक तो इंग्लिश वाले भी कुछ बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, और दूसरी चीज ये भी है कि आप भी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। Which one of the following statement is correct? A struck B on the neck with a knife and this was seen by C, who exclaimed A is killing B. C's exclamation is relevant because it was spontaneous, relevant because it forms part of transaction, relevant because it is relatable to the transaction, relevant because it is in effect in issue। क्या सही होगा इसमें? अब इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि देखिए इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है ना, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। अब इसमें जो ऑप्शन है वो यही सही है, लेकिन ये किस रूप में सही हो रहा है पता है? ये मोटिव के रूप में सही रहा है, ये मोटिव के रूप में सही हो रहा है। तो ये जाएगा सेक्शन नंबर 8 में। तो सेक्शन नंबर 8 देखिए, सेक्शन 6 में जो रेस जस्टे का सिद्धांत है और उसके एग्जाम्पल आपको 7, 8, 9, 10 सब में मिलते हैं। नेक्स्ट है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, व्हाट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, whatever was said by A or B or bystanders at the time of beating. A has intention to murder of B. Marks on the ground of struggle between A and B. A is a man of bad character. क्या इसमें से नॉट एडमिसिबल होगा एविडेंस के रूप में? इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर। क्यों? इसलिए क्योंकि सेक्शन 54 कहता है कि क्रिमिनल मामलों में बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता, गुड होता तो हो जाता। मेनू परीक्षा तो हिंदी में ही देती हो ना? A is tried for a riot and is proved to have marched as the head of a mob. The cries of the mob are relevant as. देखिए कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। They are related to things said or done by the conspirators in reference to the common design, explanation of the nature of the transaction, explanatory of motive or preparation, explanatory of occasion, cause effect of the fact. सही है? इसमें से कौन सा सही है? ये आ जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, है ना? ये सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन है, पूछा जाता है कई बार परीक्षा कि एक व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं, राइट को बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है। अब उस जिस भीड़ के आगे वो चल रहा है, उस भीड़ की आवाजें सुसंगत है उस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के नाते, ठीक है? नेक्स्ट, विच वन, इतना बढ़िया प्रश्न पता नहीं क्यों हिंदी की बुक में रहता ही नहीं। हिंदी वाली बुक में, यही की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी बुक हैं, प्रश्न हैं इसमें मिलेंगे जो आपको हिंदी की बुक में कभी मिलेगा ही। और अब इन सब प्रश्न को अगर हिंदी में रहे और विथ एक्सप्लेनेशन रहे तो बच्चे करके काफी हद तक अपना सुधार सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन ए ट्रायल ऑफ ए फॉर द मर्डर ऑफ बी, मार्क्स ऑन द ग्राउंड produced by a struggle at or near the place of murder is a fact forming part of same transaction, necessary to explain or introduce relevant fact, showing existing of state of mind or body as the occasion cause effect of the fact in issue. इसका सही ऑप्शन क्या कर रहे हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सेक्शन 7 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। किस रूप में? इफेक्ट के रूप में। इफेक्ट के रूप में ये रिलेवेंट है, परिणाम के रूप में रिलेवेंट है। अच्छा, तो परिणाम के रूप में रिलेवेंट है, सेक्शन 7 का ही ये इलस्ट्रेशन ही है ना, कि वहां जो गुत्थम, हिंदी में लिखा होगा गुत्थम गुत्था के निशान पाए गए, क्या है वो? परिणाम के रूप में धारा 7 के रूप में रिलेवेंट है कि वो वहां गया था। इसी में आर वर्सेस रिचर्डसन की केस भी आप लोग पढ़ते होंगे ना, आर वर्सेस रिचर्डसन की केस। तो आर वर्सेस रिचर्डसन की केस में यही का मैटर था ना कि वो व्यक्ति वहां पर गया था जिस पर अपराध करने का आरोप था, क्योंकि उसके जूतों के निशान वहां पे पाए गए थे। इसका आपका परिणाम था कि वो वहां गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न,
A is tried for murder of B by administering potassium cyanide. The fact that A has purchased potassium cyanide just before the murder of B is relevant fact. 4 में, 8 में, 9 में कि 10 में? ये क्या करता है? सेक्शन 8 में। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये प्रिपरेशन के रूप में रिलेवेंट हो रहा है। प्रिपरेशन सेक्शन 8 में ही है। सेक्शन 8 में क्या है? मोटिव, प्रिपरेशन और कॉन्डक्ट रिलेवेंट बताया गया। The question is whether A was revised and thereafter murdered. The fact that without making a complaint, C said that he had been revised is irrelevant as a conduct, is irrelevant as a substantive evidence, is irrelevant as a secondary evidence, may be relevant under section 32 class 1 to 157 of Evidence Act. क्या कहता है? ये कहता है कि ये रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 32 और 152 क्योंकि ये कॉन्डक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 8 के अंतर्गत, क्योंकि सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि कोई स्टेटमेंट कॉन्डक्ट नहीं है। कोई स्टेटमेंट कॉन्डक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा। तो यहां बिना कंप्लेंट किए ये बात कहना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये बात रिलेवेंट यहां नहीं होगी कॉन्डक्ट के रूप में, लेकिन 32 के अंतर्गत ये 157 के अंतर्गत हो सकता है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? A is tried for the murder of B. There is evidence of the fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced. This judgment is conclusive proof of the murder of B by A as it is judgment in rem, relevant but not conclusive as the relates to matter of the public nature relevant to the inquiry, relevant as the existence of such judgment is a fact in issue, relevant under section 8 as the showing the motive of the murder of B. क्या सही लग रहा है आपको इसमें से? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये मोटिव के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा जजमेंट। सही है, ये मोटिव के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा और ये बात आपको सेक्शन 43 में मिलेगी। ऐसा मोटिव वाले में मत खोजिएगा, ये सेक्शन 43 में मिल जाएगा। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज वेदर A owes B Rs 10,000, the fact that A asked C to lend him money and D said to C in A's presence and hearing, I advise you not the trust A, for the owes B Rs 10,000 and that A went away without madding any answer. A relevant fact, irrelevant fact, fact in issue, none of the above. वेरी गुड अजय। ये क्या कहता है? ये रिलेवेंट फैक्ट है, ये रिलेवेंट फैक्ट है। क्यों रिलेवेंट है ये? यहां भी मैं बता देता हूं। ये सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन है ये, और ये कहता है सेक्शन 8 का जो एक्सप्लेनेशन सेकेंड है, जो ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति का कॉन्डक्ट रिलेवेंट हो तो कोई स्टेटमेंट जो उसके कॉन्डक्ट को प्रभावित करता है, वो स्टेटमेंट भी कॉन्डक्ट के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन सेकेंड ये कहता है कि अगर किसी पर्सन का कॉन्डक्ट रिलेवेंट है
तो उसके कंडक्ट को इफेक्ट डालने वाला स्टेटमेंट भी सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड है ये वाला इलस्ट्रेशन, तो ये रिलेवेंट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, A sues B for the libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant, constituting a motive for fact in issue, conduct influenced by the fact in issue, introductory of the fact in issue as preparation for the fact in issue. अब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज इंट्रोडक्टरी टू फैक्ट इन इशू, सेक्शन 9 में हो जाएगा कि विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य को एक्सप्लेन करने वाले, उसका परिचय बताने वाले फैक्ट भी धारा 9 के अंतर्गत रिलेवेंट होते हैं। जैसे है ना कि जहां कहीं कल लूट हुई है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस इधर आ रही है, यह सुनते ही व्यक्ति भाग गया, सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट। अब उसी में ये बात कि वो ये बात कहे कोर्ट में आके कि दरअसल मुझे ये जरूरी काम था इसलिए मैं कल अचानक से चला गया था, ये बात रिलेवेंट हो जाएगी। और कौन सी धारा में? वो सेक्शन 9 में, क्योंकि उस भागने वाले तथ्य को वो एक्सप्लेन करता है जो रिलेवेंट था। सेक्शन 8 के अंतर्गत जो रिलेवेंट है कि वो भाग कहीं गया, उस चीज को वो एक्सप्लेन करता है, तो यही बात सेक्शन 9 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, A and B were prosecuted for conspiracy for bribing a police officer. A came to the police station and offered an inspector pocket of currency notes. He told the inspector that B had sent the money as a consideration for hushing up and case against him. The offer of money and the accompanying statement made to A were relevant against A only, B only, both A and B, none of the above. दोनों के विरुद्ध ये रिलेवेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों ये, द क्वेश्चन इज whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that on that day A was at Lahore is relevant. किस रूप में है पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत रिलेवेंट है। इट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू हाईली इम्प्रोबेबल, है ना। सेक्शन 11 में है कि जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होंगे? जब वो विवाद्यक तथ्य से विसंगत हैं, या विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं, तो ये वाला हो जाएगा आपका। वो कोलकाता में अपराध हुआ और लाहौर में था, तो संभव ही नहीं है कि वो उस दिन करे। इसमें केस जो है, लीडिंग केस सेक्शन 11 की दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगला प्रश्न, द क्वेश्चन इज वेदर द मर्डर ऑफ एक्स was committed by Y. The fact that Y produces an admission slip of hospital indication dislocation of his hip bone during the period of alleged murder. Which one of the among the following is the correct provision of Indian Evidence Act under which is relevant? सही है, यही बात हो गई कि जब उस समय उसकी हड्डी टूटी हुई थी तो वो कैसे वो काम कर सकता था। हाँ, ये सारे चीज जो है ना, ये धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है। जय। अब अगला प्रश्न है आपके सामने ये,
A marriage was solemnized in a general customary form. What is the rule for proving that it is legal wedlock? The custom shall be proved by evidence. The court takes judicial notice of the custom. The court shall evaluate the effect of the custom on general public. All of the above. ये all of the above. ये थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा। ये कस्टम शैल बी प्रूव्ड बाय एविडेंस, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर लग नहीं रहा, क्योंकि ये जुडिशियल नोटिस कस्टम का नहीं करेगा ये। बाकी ये भी है, सेक्शन 48 के अंतर्गत ये है, और ये जो है सेक्शन 13 के अंतर्गत। रेनू विश्वकर्मा, वेरी गुड, प्रणाम बेटा, है ना। देखिए ये वही कह रहे हैं कि ये सेक्शन 48 है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं करता, ये 13 पर ही प्रश्न है। लेकिन चलिए, अब इसमें आंसर की जो मेरे पास उसमें ऑल ऑफ दी अबव दिया है, मेरे हिसाब से 13। भाई यहाँ पर तो जनरल जो बात कर रहा है ना कि द कोर्ट शैल इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ कस्टम ऑन जनरल पब्लिक, ये बात जो है वो थोड़ा सा ओपिनियन से रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दी अबव भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. The fact of previous publication by A respecting B's showing ill will on the part of A towards B is relevant. इसका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इट इज as it is necessary to explain the fact in issue. एक मिनट, सी होगा एज प्रूविंग इंटेंशन टू हार्म बी रेपुटेशन, है ना। ये इस बात को दर्शित करता है कि उसका इरादा कैसा, कोई चीज, कोई बात, बी नहीं बेटा सी है इसमें, है ना। कोई बात जो है, अगर बार बार मैं आपके बारे में बुरा ही बोलता हूं, बुरा ही छापता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा आपके प्रति इरादा कैसा है, ये बात उससे समझ में आ जा रही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके इंटेंशन को क्लियर करता। और कौन सी धारा में है? शरीर या मन की दशा को एक्सप्लेन करने वाले फैक्ट जो होते हैं धारा 14 के अंतर्गत। If an accused voluntarily consent for brain mapping and narco-analysis, then such information is relevant under which section of Indian Evidence Act? 7, 27, 17, 30. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17। Next, the question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. The statement is admission, not an admission, confession, presumption. क्या कहता है? ये हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। सही है। ये है आपका अगला प्रश्न कि द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर ए सर्टेन डीड इज और इज नॉट फोर्स्ड। ए affirms that it is genuine, B that is forged, B that it is forced। अब इसमें देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि स्वीकृतियां सेक्शन 21 का है ये,
स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के पक्ष में साबित नहीं की जा सकती, जो करता है उसके विरुद्ध साबित होती है। यही रूल है सेक्शन 21 का। हालांकि 3 एक्सेप्शन भी इसमें बताए गए हैं, लेकिन ये मेन रूल प्रपोर्शन है कि उनका स्टेटमेंट ये साबित कर सकता है और इनका स्टेटमेंट वो साबित कर सकता है, अपना ही पहले का स्टेटमेंट ये साबित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. He offers to prove that he refused to sell them below their value. Which of the following is correct? A may prove the statement thou in the nature of admission because they are explanatory to conduct influenced by the fact in issue. May not prove. All of these are incorrect. सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भी सेक्शन 21 का इलस्ट्रेशन है। हमको लगता है कि इलस्ट्रेशन नंबर डी होना चाहिए। देख लीजिएगा सी अथवा डी में से एक किसका। उसमें यही है ना कि मैंने, अब एक आरोप लगाया जाता है कि वो जानते हुए उसकी की चोरी का सामान उसे अपने पास रखा है या चोरी की है। वो कहता है कि अगर मुझे ये बात पता होती कि ये चोरी का है तो एक निश्चित कीमत से कम कीमत पर एक आदमी हमसे मांग रहा था, हम दे नहीं देते, लेकिन हमको लगा कि भाई ये चोरी का नहीं है, इस वजह से हमने उसको बेचने से मना कर दिया था। A says to B that he has finished his wife forever. Under Indian Evidence Act, this statement amounts to admission, confession, statement, all of the above. कन्फेशन है भाई, अपनी पत्नी को मैंने सदा के लिए खत्म कर दिया, ये बात कन्फेशन है। और एक बकबका रहा था जो आदमी इसी प्रकार का कि मैंने हमेशा के लिए अपने बहू को खत्म कर दिया, तो घर की कच खत्म कर दी। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है और इसे कन्फेशन माना गया था। अगला प्रश्न, ए रस्टिक वुमन इन अप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट एंड maltreatment makes a confession for murder of her mother-in-law at the village panchayat, whether this confession is admissible. ऑप्शन नंबर बी है इनएडमिसिबल ड्यू टू इनवॉलंटरीज। हाँ, वो स्वैच्छिक नहीं है इसलिए वैलिड नहीं होगी, क्योंकि अप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट, हमले के डर के मारे वो कर रही है। नेक्स्ट है, ए कमिट्स ए क्राइम एंड गोज टू पब्लिक ऑफिस पुलिस ऑफिसर, ही मेक्स ए कन्फेशन एंड गिव्स अदर इंफॉर्मेशन। ए इज चार्ज विथ द ऑफेंस, द कन्फेशन क्या होगा? Cannot be proved against him because of section 25 of Indian Evidence Act, can be proved against him because of section 27 of Indian Evidence Act, can be proved against him because of section 25, cannot be proved against him because of section 27 of Indian Evidence Act। क्या कहता है? Cannot be proved against him because of section 25 of Indian Evidence Act। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुलिस से किया गया कन्फेशन मान्य नहीं होगा, उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज एन एक्यूज्ड मेक्स ए कन्फेशन टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन दिस केस द कन्फेशन मेड बाय ए इज एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट ए, नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट ए, एडमिसिबल इन एविडेंस और नॉट विल हैपन डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, admissible in evidence against A because A is accused। इसका सही ऑप्शन है नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट ए, क्योंकि है तो वो पुलिस ही ना, एसपी हो जाने से दूसरी चीज तो बन नहीं जाएगा।
है तो वो पुलिस ही। चलिए अब हम लोग खत्म करने के बहुत करीब आ रहे हैं। A and B were jointly tried for the murder of C. During the trial, A said, B and I murdered C. What is the nature of this evidence against B? Substantive evidence, corroborative evidence, hearsay evidence, direct evidence. कोरोबोरेटिव एविडेंस है, रिलेवेंट है। कौन सी धारा के अंतर्गत? सेक्शन 30 के अंतर्गत, कन्फेशन बाई को एक्यूज्ड। और इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि एक ही अपराध के लिए ज्वाइंटली ट्रायल हो रहा है इन दोनों। और इस पर लीडिंग केस कौन सी है? कश्मीरा सिंह, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। The illustration that A and B are jointly tried for the murder of C, it is proved that A said B and I murdered C relates। कौन सी धारा से रिलेट है? आप देख रहे हैं जस्ट पिछली वाली धारा सेक्शन 30 है, को एक्यूज्ड का कन्फेशन। नेक्स्ट है ए वुमेन इज रेप्ड, मैन मेक्स स्टेटमेंट दैट ए रेप्ड हर। 2 days later, she commits suicide. Her statement regarding rape is क्या है? ये देखिए इसमें बड़ा ऑप्शन है सी, इसी को मानेगा ही, है ना, इसी को मानेगा, अन्यथा डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट नहीं होता है। क्योंकि नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस का ही फैक्ट है जिसमें कहा गया था कि उसका सुसाइड करना डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि मरने का कारण वो नहीं, मरने का कारण नहीं है, मरने का कारण उसका सुसाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलिंग हिज वाइफ दैट P's wife had called him to receive payment due to him. K leaves his house after 2 days. His dismembered body is found in a trunk. In P's trial for murder of K, the statement made by K to his wife is inadmissible, partially admissible, inadmissible as it does not directly relate to K's death, admissible as relate to the circumstances of the transaction which result of K's death। बिल्कुल ये है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट जो बताया जा रहा है वो पाकला नारायण स्वामी का, पाकला नारायण स्वामी का केस है वर्सेस इम्परर। ये केस 1939 की है और ये प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड की गई है। और इसी में ये कन्फेशन से भी रिलेटेड है और डाइंग डिक्लेरेशन से भी है कि कोई कथन जो उन परिस्थितियों में किया गया हो जिस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने ये, about 6 months before he was murdered, the deceased wrote a letter to SP Jabalpur asking for protection, SP Jabalpur asking for protection and stating that he apprehended injury from A and was in dear of his wife. The letter is admissible under section 32, क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी कि ये जो है उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करता है जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए
prosecute B for stealing a cow from him, B is convicted. A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. The judgment against B is ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इररिलेवेंट एज बिटवीन ए एंड सी। ये सेक्शन 43 पर बेस्ड इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 43 पर बेस्ड इलस्ट्रेशन है। जजमेंट इसमें रिलेवेंट नहीं होगा, विसंगत। और आज का ये लास्ट, नहीं 2 क्वेश्चन बचे हैं, हाँ 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी। ये पढ़िए, A prosecutes B for adultery with C, wife of A. B contested by denying the allegation. B was found guilty and convicted in said case. Subsequently, C was prosecuted on charge of bigamy and allegation that C is married B. During subsistence of her marriage with A, C contested by denying that C was over-married to the A. The judgment in the first case against B is relevant, irrelevant, binding, none of these. इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट। सेक्शन 43 का एग्जांपल है, प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है। ये दोनों, चुराने वाला भी पिछला और ये भी इररिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बस आपका। कि बी, C and D never saw A writing, but they give their opinion about the handwriting of A, the opinion of which one is relevant. Of B because of B is merchant in Delhi and A has written May letters addressed to B. Of C because C is a clerk of the C's duty was examine the file and A's correspondence. Of D because D is Z's broker to whom Z habitually submitted the letter purporting to be written by A for the purpose of his advice. All of the above. ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है, क्योंकि ये सेक्शन जो है 47 पर बेस्ड है। कहता है कि किसी के राइटिंग के संबंध में ओपिनियन कौन दे सकते हैं, तो कोई भी ओपिनियन दे सकता है सेक्शन 47 के एक्सप्लेनेशन के अनुसार। कहता है उससे परिचित व्यक्ति, एक्वांटेड पर्सन दे सकता है। परिचित है कौन? जिसने लिखते देखा, जिसके सामने और जिसने उसके लिखे हुए, अपने लिखे हुए प्रश्नों के जवाब में उसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज प्राप्त किए। और तीसरा है कि जिसके सामने उसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज अक्सर आते जाते रहते हैं। तो ये तीनों जो हैं बी सी डी, तीनों ओपिनियन दे सकते हैं 47 के अनुसार। तो आज का सेशन हम लोगों को यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल की टाइमिंग थोड़ी सी मुझे बताना पड़ेगा, अभी कल ही मैं बता पाऊंगा कि कल की टाइमिंग क्या रहेगी। तो इसका बेटा आंसर कहाँ से आपको मिलेगा? पीडीएफ मान लीजिए हम दे देंगे, आंसर का पीडीएफ नहीं दे पाएंगे। तो ये यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल, तो चर्चा होगी आप लोगों की। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू राज, सोनम, अजय, शिव, भीम। बाय बाय। बेटा सोनम, इसको मैं ना जितने भी मैं एविडेंस के इंग्लिश में भी करा रहा हूँ, राय जुडिशियल क्लासेस के चैनल पर मैं डाल दूंगा। एक ही जगह वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इकट्ठा हो जाएगा ना, तो आप उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है।
ठीक, बाय बाय।